नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने 2019 के जो है महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं थी उनका हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो ये 2019 का संपूर्ण सार संग्रह काव्य क्लासेस की ओर से आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूं, ताकि आपका जो है परीक्षा उपयोगी जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा एक साथ ही हम समेट सकें। और जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में भी बता रहा था आपको कि क्योंकि अभी वर्तमान में कोई नई घटनाएं नहीं हो रही, तो इस कारण से परीक्षा की दृष्टि से वर्ष 2019 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2019 की सारी घटनाएं मैं आपके साथ आपके सामने जो है महीनों के हिसाब से पूरी कराते जा रहा हूं। आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च तक के जो है और अप्रैल तक के जो है आपको रिवीजन कराएं। आज हम जो है मई 2019 माह के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा अभी तक YouTube चैनल काव्य क्लासेस का जो YouTube चैनल है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और साथ में बेल आइकन का बटन भी ना दबाना ना भूलें। और यदि आप साथ में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो हमारा जो काव्य क्लासेस है आप स्टूडेंट्स के लिए जो है काव्य क्लासेस की जो है एक ऐप लेके आया है जो पूरी तरह से निशुल्क है। आप उसको गूगल के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस शीट, क्लासरूम नोट्स और बुकलेट्स वगैरह वहां पर आप निशुल्क उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ये पूरी तरह से निशुल्क है काव्य क्लासेस की ओर से और आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रख सकते हैं। तो हमारा जो ये है जितना भी हम अभियान चला रहे हैं ताकि बच्चे अपने घर पे भी बैठ के पढ़ सकें, तो आप उसमें थोड़ी सी भागीदारी कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरुआत करेंगे मई 2019 के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मई 2019 की जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, तो बात करें सबसे पहले 21 मई की। सीधे 21 मई पर मैं आता हूं। 21 मई को जो है देश में राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस, देश में राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस, एंटी टेररिज्म डे जो है 21 मई को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये 2019 में 21 मई 2019 को जो है ये 28वां आतंकवाद निषेध दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों आतंकवाद निषेध दिवस? तो ये आतंकवाद निषेध दिवस जो है, इस दिन क्या हुआ था, राजीव गांधी जी की जो है क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी जब वो चेन्नई में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहां पर उनको जो है जान से मार दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश के। तो राजीव गांधी जी की इस दिन मृत्यु हुई थी 21 मई को। तो इस दिन जो है देश में क्या मनाया जाता है, आतंकवाद निषेध दिवस। और दोस्तों ये कौन सा है, राष्ट्रीय है। दो तरह के दिवस पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो दोस्तों ये वाला कौन सा है, राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस है। तो 21 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस मनाया जाता है। अगली बात करें हम 22 मई। 22 मई 2019 को क्या है, तो 22 मई 2019 को जो है एक पुरस्कार है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार। तो अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई और अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार 2019 में जो है ये ओमान की एक महिला लेखिका को दिया गया है जिनका नाम है जोखा अल हार्थी को। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, तो अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार की जो है शुरुआत कब से मानी जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है 2005 से। और यह पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार जो है यूके का मतलब है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है धनराशि जो है दी जाती है 50,000 पाउंड। और ये 50,000 पाउंड को अगर मैं भारतीय मुद्रा में बदलूं तो लगभग जो है
बनते हैं 46 लाख रुपए दोस्तों। और बात करें क्षेत्र की कि ये मेन बुकर पुरस्कार, हमने बात तो की है मेन बुकर पुरस्कार, लेकिन दिया किस लिए जाता है मेन बुकर पुरस्कार, तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है मेन बुकर पुरस्कार? तो मेन बुकर पुरस्कार जो है पूरे विश्व में, मेन बुकर पुरस्कार पूरे विश्व में जो है श्रेष्ठ अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। श्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार? तो अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार दोस्तों किस लिए दिया जाता है कि ऐसे उपन्यास जो पहले तो किसी अन्य भाषा में लिखे गए थे, किंतु बाद में इसे क्या कर दिया गया, किसी दूसरे लेखक के या साहित्यकार के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित कर दिया गया। तो ऐसे उपन्यासों को दिया जाता है जो मूल रूप से तो किसी अन्य भाषा में लिखे गए हो, लेकिन बाद में जो है इन्हें किस में अनुवादित कर दिया हो, अंग्रेजी में अनुवादित कर दिया हो, तो ऐसे उपन्यास के लिए दिया जाता है। अब क्योंकि इसमें लेखक और है और अनुवादक और है, तो इस कारण से इसके अंतर्गत दी जाने वाली ये जो धनराशि है, इसे जो है आधा आधा बांट दिया जाता है लेखक और अनुवादक के बीच में। तो ये जो दोनों धनराशियां हैं, ये दोनों आधी आधी बढ़ जाती है। आधी 25,000 पाउंड तो मूल लेखक को और 25,000 पाउंड जो है अनुवादक को दिए जाते हैं। और 2019 में दोस्तों 2019 में ये किसे दिया गया है? तो 2019 में ये पुरस्कार बताया मैंने ओमान की महिला लेखिका हैं, एक नाम है इनका जोखा अल हार्थी। जोखा अल हार्थी को दिया गया है ये पुरस्कार, और ये ओमान की पहली ऐसी महिला लेखिका हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और चूंकि ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो ये जो है इन्हें किसके लिए दिया गया? इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया। तो ये उपन्यास इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया है। और ये सेलेस्टियल बॉडीज जो है ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा का ये उपन्यास था। अब क्योंकि ये पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में अनुवादित। तो ये तो मूल रूप से अरबी में लिखा गया था, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया गया, तो ये अनुवाद किया गया किसके द्वारा? मार्लिन बूथ के द्वारा इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। तो इस धनराशि का जो आधा हिस्सा है 25,000 पाउंड तो जो है जोखा अल हार्थी को दिया जाएगा, और 25,000 पाउंड जो है मार्लिन बूथ को दिया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार 2019 का जो है किसको दिया गया? जोखा अल हार्थी को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार जो है अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये मेन बुकर पुरस्कार भी जो है ये दो जो है अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार जो है दो तरह से दिया जाता है। एक तो अकेला खुद जो है मेन बुकर पुरस्कार भी है, मेन बुकर पुरस्कार भी है, और एक अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार है। तो एक ही नाम से जो है ये दो पुरस्कार दिए जाते हैं, मेन बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार। तो ये तो बताया मैंने अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, एक मेन बुकर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, तो आपके सारे डाउट जो हैं क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो मेन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1969 से, 1969 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार भी किस देश के द्वारा दिया जाता है? ये भी यूके के द्वारा दिया जाता है, और ये भी यूके के ही द्वारा दिया जाता है। और पुरस्कार की बात करें तो इसमें भी पुरस्कार वही 50,000 पाउंड, तो 50,000 पाउंड की इसमें धनराशि दी जाती है, वही 46 लाख रुपए के लगभग इसमें धनराशि दी जाती है। तो अब इसे भी यूके दे रहा है, इसे भी यूके दे रहा है। यहां पर भी 50,000 पाउंड की धनराशि है, यहां पर भी 50,000 पाउंड की धनराशि। तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो मुख्य रूप से अंतर क्या है? तो ये तो दिया जाता है अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उपन्यास के लिए, जबकि मेन बुकर पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मुख्य रूप से किसके लिए? जो मूल रूप से किस में लिखा गया हो? अंग्रेजी भाषा में लिखित उपन्यास के लिए दिया जाता है।
तो अंग्रेजी भाषा में लिखित उपन्यास के लिए दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है मेन बुकर पुरस्कार। इसके अलावा बात करें 2019 में ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2019 में ये पुरस्कार पहली बार, मेन बुकर पुरस्कार हमेशा एक ही व्यक्ति को दिया जाता है ज्यादातर, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 में ये पुरस्कार जो है दो साहित्यकारों को एक साथ दिया गया है। तो दो साहित्यकार जो हैं जिन्हें यह पुरस्कार एक साथ दिया गया है, तो ये एक का नाम तो है बर्नार्डिन एवरिस्टो, बर्नार्डिन एवरिस्टो, और एक दिया गया है मार्गरेट एटवुड। इन दो साहित्यकारों को दिया गया है, बर्नार्डिन एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड को। बर्नार्डिन एवरिस्टो को जो है इनके उपन्यास द टेस्टामेंट के लिए दिया गया है, वहीं मार्गरेट एटवुड को यह पुरस्कार द गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया है। तो ये पहली बार संयुक्त रूप से दो महिलाओं को दिया गया है दोस्तों, बर्नार्डिन एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड को। तो मेन बुकर पुरस्कार जो है और अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, तो मेन बुकर पुरस्कार तो शुद्ध रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखित उपन्यास के लिए दिया जाता है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार जो है अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बात करें कि मेन बुकर पुरस्कार जो है ये क्या किसी भारतीय को मिला है, तो बिल्कुल ये अभी तक मुख्य रूप से 3 भारतीयों को दिया जा चुका है मेन बुकर पुरस्कार। तो मेन बुकर पुरस्कार पहली बार जिन्हें दिया गया तो ये नाम है अरुंधति रॉय को, अरुंधति रॉय को, और अरुंधति रॉय को ये पुरस्कार जो है 1997 में दिया गया अरुंधति रॉय को, और अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार 1997 में इनके उपन्यास के लिए दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। दूसरी जो लेखक या साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो इनका नाम है किरण देसाई। किरण देसाई जी को दिया गया 2006 में, और इन्हें दिया गया इनके उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इसके अलावा अंतिम भारतीय व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो इनका नाम है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को दिया गया 2008 में, और इन्हें दिया गया व्हाइट टाइगर, इनके उपन्यास दी व्हाइट टाइगर के लिए। तो ये 3 रूप से मूल रूप से जो है भारतीय व्यक्तियों को दिया गया है। 2 गैर भारतीय व्यक्ति भी हैं जो भारतीय मूल के हैं, वीएस नायपॉल और सलमान रुश्दी, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। तो इस जो है इस भाग में हम उन दोनों का नाम नहीं लिख रहे हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। तो 3 रूप से जो जिनके पास भारतीय नागरिकता है उनको यह पुरस्कार दिया गया है मेन बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है दोस्तों। तो अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा, ये 3 ऐसे व्यक्ति जिन्हें अभी तक मेन बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये मेन बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की करंट अफेयर्स के साथ में हम चलेंगे। तो एक बार आप करंट अफेयर्स ले लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों 22 मई को बताया मैंने अंतरराष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार दिया गया। बात करें 23 मई की, 23 मई 2019, तो इसके पिछली वाली कक्षा में मैंने बताया था देश में जो है 17वीं लोकसभा के चुनाव जो है 7 चरणों में प्रारंभ हुए थे, और मई के माह में जो है ये 7 चरणों में जो है लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, और इनका जो परिणाम घोषित हुआ, 17वीं लोकसभा का जो परिणाम घोषित हुआ वो किस दिन घोषित हुआ दोस्तों? 23 मई 2019 को इसका परिणाम घोषित हुआ। और इस दिन जो है क्या हुआ, तो इसके बारे में, लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देश में 17वीं लोकसभा के जो है चुनाव हुए, और 2019 में ये हुए, और ये 7 चरणों में संपन्न हुए। और इसके अलावा जो है
पूरे देश भर में जो है लोकसभा सीटों की बात करें तो पूरे देश भर में लोकसभा सीटें जो हैं, लोकसभा सीटें जो हैं ये 545 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष चुनाव ये 543 सीटों के लिए होता है। दो जो हैं, दो सांसद आंगल समुदाय से जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसके अलावा बात करें तो 2019 में जो है चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ, 545, 543 या कोई और सीटों के लिए? तो वर्ष 2019 में जो चुनाव हुए ये 542 सीटों के लिए चुनाव हुए, 542 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। और ये कहां पर नहीं हुआ? तो तमिलनाडु की जो है नेल्लोर लोकसभा सीट पर, नेल्लोर लोकसभा सीट पर क्या है, चुनाव नहीं हुए। क्यों? बड़ी मात्रा में जो है अप्रत्याशित धन, काला धन वहां पर प्राप्त हुआ एक गाड़ी में, जिसका प्रयोग जो है चुनाव में जो है नोट के बदले वोट खरीदने के लिए किया जाने वाला था। तो इस कारण से जो है वहां पर क्या हुआ, चुनाव रोक दिया गया, चुनाव आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो इस एक लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं हुआ। तो 542 सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव हुआ। और इस चुनाव में जो है लगभग 90 करोड़ मतदाता नामित थे। 90 करोड़ मतदाताओं ने जो है क्या किया गया, उनका मतदाता सूची में नाम था, जिसमें से 1.5 करोड़ मतदाता 18 से 19 वर्ष की आयु के थे, पहली बार जिन्होंने वोट किया। तो ऐसे कुल मतदाता लगभग 1.5 करोड़ मतदाता थे ऐसे। और चुनाव आयोग ने जो है 12 प्रकार के पहचान पत्रों के माध्यम से, 12 प्रकार के पहचान पत्रों के माध्यम से वोट देने का जो है अधिकार दिया गया लोगों को, मतदाताओं को। और इसके अलावा बात करें, पहली बार जो है, पहली बार ईवीएम, ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम में जो है क्या किया गया, प्रत्याशी का फोटो भी लगाया गया। ईवीएम में पहली बार प्रत्याशी का फोटो भी इसमें लगाया गया है, यहां पर उसका भी प्रयोग किया गया, प्रत्याशी के फोटो का। और इस बार चुनाव जो प्रतिशत रहा, मतदान प्रतिशत रहा जो, ये पहली बार लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक रहा दोस्तों। तो ये रहा 67.40%। तो पहली बार जो है सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा 67.40। ये कई जगह पर आपको 67.10 भी मिल सकता है, लेकिन एक्यूरेट डेटा जो है 67.40% रहा। तो मतदान प्रतिशत जो रहा ये कितना रहा, 67.40% रहा। और देश भर में कुल जो है 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए, पूरे देश भर में 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए यहां पर। और इनमें जो है लगभग 17 लाख जो है वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया गया, वीवीपीएटी मशीन का प्रयोग किया गया पहली बार। ये वीवीपीएटी क्या है, तो कई बार विपक्षी पार्टियों ने जो है क्या है चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ईवीएम क्या हो रही है, हैक हो रही है, या ईवीएम में हम बटन को ही दबा रहे हैं लेकिन जो है रिजल्ट या मतदान जो है किसी दूसरी पार्टी को जा रहा है। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए जो है चुनाव आयोग ने ईवीएम के साथ एक और मशीन जोड़ी जिसका नाम है वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये मशीन जोड़ी गई जो क्या करता है, जैसे ही मतदाता ईवीएम में अपने मनपसंद प्रत्याशी के सामने का बटन दबाता है, तो ये पास में एक और मशीन है जिसमें कांच के अंदर जो है चुने गए प्रत्याशी का फोटो जो है 7 सेकंड तक ये दिखाती है, जिससे कि मतदाता पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि उसने जिसको वोट दिया है उसी को उसका वोट गया है। तो ये दोहरा एक तरह से क्या करती है,
दोहरी बार जो है उनको मतदाताओं को बताती है कि ये उनका वोट जो है उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रत्याशी को दिया गया है। तो इसका प्रयोग जो है 17 लाख वीवीपैट मशीनों का इस बार प्रयोग किया गया रेंडमली में। सभी पोलिंग बूथ पर, सभी मशीनों पर वीवीपीएटी नहीं लगाई गई, लेकिन मुख्य मुख्य स्थानों पर वीवीपीएटी का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, इस बार के चुनाव में किया गया था। इसके अलावा बात करें देश में, मध्य प्रदेश में हरदा चुनाव क्षेत्र एक ऐसा चुनाव क्षेत्र रहा जहां पर सारा चुनाव या मतदान का कार्य जो है किसके द्वारा कराया गया, महिलाओं के द्वारा संपन्न कराया गया। तो हरदा जो है पोलिंग बूथ पर सारा कार्य जो है मतदान का महिला अधिकारियों के द्वारा कराया गया। तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण जो है चुनाव केंद्र रहा, मतदान केंद्र रहा। और बात करें जैसे कि रिजल्ट की, तो 542 सीटों के लिए मतदान हुआ। तो इस 542 सीटों में बात करें बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो बीजेपी को 303 सीटें प्राप्त हुई। और बीजेपी के साथ अगर इसके सहयोगी दल जोड़ दें, बीजेपी के साथ सहयोगी दल जोड़ दे, तो ये बन जाता है क्या, एनडीए। तो टोटल एनडीए को जो है 353 सीटें इस लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुई। और देश में सरकार बनाने के लिए जो है कितनी सीटें प्राप्त होना आवश्यक है किसी भी पार्टी को, 272 सीटें जो है आवश्यक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 272 प्लस 1 सीटें जो है सरकार बनाने के लिए प्राप्त होना आवश्यक है। तो यहां पर जो है बीजेपी को 303 सीटें यहां पर प्राप्त हुई कुल टोटल। और बीजेपी जो है सरकार बनाने के क्या हो गई है, यहां पर काबिल हो गई। कांग्रेस को जो है इस चुनाव में मात्र 52 सीटें प्राप्त हुई है। तो कांग्रेस को 52 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई। और बहुत बुरी तरह से जो है कांग्रेस का इतने काफी सारे राज्यों में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, कहीं पर जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाए कांग्रेस पिछले चुनाव में। तो इसी के साथ जो है बीजेपी क्या किया है, बीजेपी ने दूसरी बार जो है लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। चुनाव से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सर्वाधिक अंतर से कौन जीता, तो सर्वाधिक अंतर से जो है सी आर पाटिल, बीजेपी के ही ये नेता हैं, नवसारी गुजरात से जो है, नवसारी जो लोकसभा सीट थी यहां से जीते हैं ये। और सर्वाधिक अंतर से इन्होंने अपने जो है प्रतिद्वंदी को जो है हराया इन्होंने। बात करें सबसे कम अंतर से कौन जीता है, तो सबसे कम अंतर से जो जीते हैं तो ये जीती हैं बीपी सरोज, ये भी बीजेपी की हैं। और ये मछली शहर हैदराबाद लोकसभा सीट से जीती हैं। और मात्र 181 वोटों के अंतर से ये यहां पर जीती हैं। लोकसभा में सर्वाधिक वोट किसे प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी जो हैं ये है शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश के जो है इंदौर शहर से ये जो है प्रत्याशी थे बीजेपी के शंकर लालवानी, इन्हें सबसे ज्यादा जो है वोट प्राप्त हुए। बात करें सबसे युवा सांसद कौन थे, तो सबसे युवा सांसद कौन रहे इस चुनाव में जीतने वाले, तो सबसे युवा सांसद जो है ये थी चंद्राणी मुर्मू, बीजेडी, बीजू जनता दल, ओडिशा की कोनझार सीट से ये जो है महिला खड़ी हुई थी, महिला प्रत्याशी चंद्राणी मुर्मू। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है भाग लेने के लिए या नामांकन करने के लिए जो है कम से कम 25 वर्ष की आयु जो है प्रत्याशी की होना अनिवार्य है। तो चंद्राणी मुर्मू जो है ये 25 वर्ष 11 माह की थी इस समय जब ये जीती। तो सबसे युवा प्रत्याशी रही इस चुनाव की। और सबसे अनुभवी की बात करें, अनुभवी सांसद, तो सबसे अनुभवी सांसद जो रहे इस लोकसभा चुनाव में, तो सबसे अनुभवी सांसद जो रही, एक तो रही संतोष गंगवार, ये सुल्तानपुर यूपी से चुनाव जीती। और दूसरी जो है मेनका गांधी, तो ये 8वीं बार, दोनों की दोनों जो है 8वीं बार सांसद बनी है, संतोष गंगवार और मेनका गांधी सबसे अनुभवी जो है ये क्या रही हैं, सांसद रही हैं इस चुनाव में। इसके अलावा बात करें, ये
लोकसभा जो चुनाव हुए तो लोकसभा चुनावों के साथ 4 ऐसे राज्य भी रहे जहां पर जो है विधान सभा के भी चुनाव हुए हैं। तो 4 ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा और विधान परिषद के भी चुनाव हुए हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं ये एक तो रहा है आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदाता जो भी वोट करने गया उसने 2-2 वोट डाले, एक तो लोकसभा का वोट अलग डाला और एक साथ विधानसभा का अलग से वोट डाला। तो यहां पर जो है क्या हुआ, 2-2 बार वोट डाले गए हैं मतदाताओं के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश में तो जो है YSSR पार्टी के जो है अध्यक्ष जगमोहन रेड्डी, YSSR के जो है अध्यक्ष जो है वो यहां पर चुनाव जीते और यहां के जो है सीएम जो बने ये बने जगमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो है बीजेपी के ये बने पेमा खांडू। ओडिशा के सीएम जो है बीजेडी के बीजू जनता दल के जो है नेता ये बने नवीन पटनायक। और सिक्किम का आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, सिक्किम के जो है जो नए सीएम बने हैं वो बने हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में पिछले 24 से भी ज्यादा वर्षों में जो है मुख्यमंत्री नहीं बदले गए हैं और देश में सबसे लंबे समय तक सीएम बनने का जो रिकॉर्ड बनाया था वो सिक्किम के पूर्व जो है मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम है। तो देश में सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड जो है सिक्किम के पूर्व सीएम जो थे पवन कुमार चामलिंग, उनके नाम था। 5 कार्यकाल उन्होंने अपने जीवन इसमें सिक्किम के इसमें पूरे किए हैं और प्रेम सिंह तमांग ने उनको इस बार हरा दिया। तो प्रेम सिंह तमांग जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं और सिक्किम के। इसके अलावा बात करें हम तो यहां पर बीजेपी ने जो है भारी बहुमत के साथ जो है लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की और प्रधानमंत्री के पद पर जो है दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने जो है शपथ ग्रहण की। और शपथ ग्रहण समारोह जो है ये हुआ किस तारीख को, तो शपथ ग्रहण समारोह जो है ये हुआ 30 मई को। तो 30 मई 2019 को जो है क्या किया गया, नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह किया गया। और शपथ ग्रहण समारोह में जो है काफी सारे जो है मेहमानों को बुलाया गया और नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो गैर कांग्रेसी होते हुए जिन्होंने दूसरी बार कार्यकाल की जो है शपथ ग्रहण की। तो नरेंद्र मोदी पहले देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी होते हुए जिन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह जो है कितनी तारीख को हुआ, 30 मई को हुआ। और इस दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है शपथ ग्रहण की। तो एक तो प्रधानमंत्री और इन्होंने अपने साथ जो है 57 मंत्रियों को जो है टोटल शपथ दिलाई। तो इस दिन कितने कुल 58 कुल प्रधानमंत्री सहित 57 मंत्रियों ने क्या किया, शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। और इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में जो है कौन आया, तो शपथ ग्रहण समारोह में जो है एक संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है सम्मेलन, बिम्स्टेक एक जो है संगठन है। तो बिम्स्टेक संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के जो है राष्ट्रगणों ने जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा में जो बीजेपी कार्यकर्ता जो शहीद हुए उनको भी जो है उनके परिवारजनों को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इसके अलावा पुलवामा हमला जो हुआ था तो उसमें जो है उसमें भी जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे तो उनके परिवारजनों को भी जो है इसमें आमंत्रित किया गया। और यहाँ पर जो है 57 मंत्रियों की बात करें तो इन 57 मंत्रियों में जो है कैबिनेट मंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्री तो कैबिनेट मंत्री इसमें लिए गए। राज्य मंत्री की बात करें तो 24 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले 9 मंत्री इसमें शामिल किए गए। तो यहां पर बीजेपी सरकार गठित हुई और बीजेपी सरकार ने जो है शुरुआत की किससे,
24 मंत्रियों, 24 तो कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। ये बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल जो है अधिकतम कितना हो सकता है? तो मंत्रिमंडल अधिकतम जो है कुल लोकसभा सीटों का जो है कितना हो सकता है? 15%। तो लगभग 84 मंत्रियों को मिला के क्या बनाया जा सकता है? मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल में अधिकतम 84 मंत्री हो सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में जो है कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या ये थी 716। तो कुल 716 महिलाओं ने इस बार चुनाव लड़ा, जो कि सर्वाधिक था। और इन 716 महिलाओं में कुल टोटल कितनी महिलाएं जो हैं सांसद बनी? तो 78 महिलाएं जो हैं सांसद बनी, जो कि कुल सीटों का कितना प्रतिशत हो गया? 14% हो गया। तो 14% जो है महिलाएं जो है इस बार क्या बनी है? सांसद बनी है, जो अब तक के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा जाता है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिशत रहा, महिला सांसदों का प्रतिशत, वो कितना है? तो 14% है। और महिलाएं जो है सबसे 78 महिलाएं, जिनमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं जहां से जीती हैं, तो ये कहां से जीती हैं? वेस्ट बंगाल से 11 महिलाएं जो है यहां से जीती हैं। और इसमें भी बात करें मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री कहां से लिए गए हैं? तो 11 मंत्री यूपी से और महाराष्ट्र से लिए गए थे इस समय जब लिया गया था चुनाव। और इसके अलावा बात करें हम, तो यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का आपको इसका बताता हूं। इसके अलावा जब 30 मई को जो मोदी जी ने अपना दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद पर कार्यभार संभाला, और बात करें 29 मई 2019 की, तो 29 मई 2019 को जो है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है स्कॉट मॉरिसन ने शपथ ग्रहण की। तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री रहे, ये रहे स्कॉट मॉरिसन। तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, नाम है इनका स्कॉट मॉरिसन। और 30 मई 2019 की बात करें, 30 मई 2019 को जो है भारत में, या बात करें एशिया के सबसे पॉपुलर गेम की, भारत में भी जो सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध गेम है विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, तो 29 मई को जो है आईसीसी एक दिवसीय, और ये कौन सा नंबर का है? 12वां। तो 12वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का प्रारंभ हुआ। कहां पर प्रारंभ हुआ? और ये प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। और पहला मैच जो है ये खेला गया इंग्लैंड वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जिसमें क्या रहा? इंग्लैंड विजेता रहा। विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप के बारे में काफी सारी बातें करेंगे हम, वापस से पूरा डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा जब रिजल्ट आएगा। कब? 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को जो है, जुलाई के माह में क्रिकेट से संबंधित सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा जो 2019 में हुआ था। तो यहां पर पहला मैच जो है क्रिकेट विश्व कप का इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड विजेता रहा। और इसके अलावा बात करें आखिरी दिन की, 31 मई 2019, तो 31 मई को जो है देश में एक दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, एंटी डे, तंबाकू निषेध दिवस। तो ये हर साल जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और 31 मई को ही जो है हमारे नौसेना, नए नौसेना अध्यक्ष की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है, नए नौसेना अध्यक्ष। तो नए नौसेना अध्यक्ष के रूप में जो है एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति की गई है। तो नए नौसेना अध्यक्ष जो हैं कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है, जिन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? सुनील लांबा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो नए नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो है एडमिरल
करमवीर सिंह। तो दोस्तों ये मई के माह से जुड़े हुए सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बातें बहुत सारी है छोटी मोटी, लेकिन मैं आपके सामने जो है महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं 2019 के। आशा है आपको पसंद आया होगा। रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं पूरे 2019 का, मेरे पिछले वीडियोस भी देख के। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, और साथ के साथ ही आपके दोस्तों को भी बताइए। और दोस्तों पहले भी मैं वीडियो में हर बार कहता आया हूं कि अगर आपको वीडियो में लेक्चर से संबंधित कोई परेशानी है, कोई सवाल पूछना है, कोई प्रश्न है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। वीडियो की क्वालिटी से संबंधित है या जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपको कोई भी बात पूछनी है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका जो है जितनी भी समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, क्लासरूम नोट्स चाहिए, बुकलेट चाहिए, तो आप हमारे जो है काव्य क्लास की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल के प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी दोस्तों। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपके साथ साथ जो है साथ बहुत मेहनत करें, नई जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरह से। तो प्लीज हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं फिर से आपके साथ आऊंगा अगली कक्षा में। अभी के लिए धन्यवाद।